डियर स्टूडेंट्स, प्यारे विद्यार्थियों, सारे के सारे खिलाड़ियों, जो लोग भी इस YouTube चैनल से अपने अपने एकेडमी की और साथ ही साथ कॉम्पिटिटिव स्पोकन इंग्लिश की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो चलिए आज हम लोग जो है, जैसा कि आपने थंबनेल देखा ही होगा, हम लोग एन एपिटाफ जो बिहार बोर्ड के जितने भी 12th के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ये पोइट्री जो है मैं लेकर के आया हूं और इसकी समरी मैंने ऑलरेडी करा दी है। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ढेर सारे पोएम्स और उनकी समरीज और इसकी भी समरी दी गई है, कृपया चेक कर लेना और वहां से उसको पढ़ लेना। तो ये बड़ी ही सुंदर खूबसूरत कविता है एन एपिटाफ। याद रखना, ये जितने भी बच्चे 12th के हैं और खास करके जो अपने बिहार बोर्ड के स्टूडेंट है, बीएससीबी बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड के स्टूडेंट है, उनके लिए ये पोएम है। और ये पोएम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसको हम लोग अपनी आम भाषा में क्या बोलते हैं, VVI, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए तो हम लोग किसी भी चैप्टर को पढ़ते हैं या फिर किसी भी प्रोज को पढ़े या पोएट्री को पढ़े, तो सबसे पहला अपना पॉइंट ऑफ व्यू होता है कि सबसे पहले हम लोग जानते हैं उसके पोएट के बारे में कि कौन सा पोएट है, और उसके बारे में थोड़ी थोड़ी इंफॉर्मेशन जो अपने बुक में दी गई है, उससे ज्यादा भी नहीं उससे कम भी नहीं, क्योंकि एग्जाम में यहां से एक क्वेश्चन 2 क्वेश्चन आपके बनी जाती हैं। ठीक है बंधु, तो फिर चलो आगे कहानी को लेके चलते हैं। ठीक है ना, जरा देखना, एन एपिटाफ का मतलब क्या होता है, समाधि, कब्र। ठीक है, तो जैसे हम लोग पोइट्री में आगे बढ़ेंगे तो मैं इसके ऊपर एक्सप्लेन कर दूंगा। फिलहाल अभी पोइट के बारे में जानते हैं, तो बने रहना, कहीं जाना मत। इसके पोइट का नाम है वाल्टर डिलामेयर। वाल्टर डिलामेयर, याद रखना, ये पूछता भी है कि एन एपिटाफ के पोइट कौन है, तो 1 नंबर तो यहीं पे तुम्हारा क्लियर हो जाता है, वाल्टर डिलामेयर, बिल्कुल सही। इनका जन्म कब हुआ था, 1873 में जन्म हुआ था। कहां हुआ था, इन द विलेज ऑफ चार्ल्टन इन केंट, इंग्लैंड। इंग्लैंड में एक जगह है केंट, और वहीं पे एक विलेज है जिसका नाम है चार्ल्टन, वहीं पे इनका जन्म हुआ था 1873 ईस्वी में। इनकी मृत्यु हो गई थी 1956 में, ये डेथ कर गए थे। ठीक है, तो ये एक्चुअली ये नहीं पूछता है, लेकिन यहां से क्वेश्चन आपका बन सकता है कि कहां पे इनका एग्जैक्ट जन्म हुआ था। अब थोड़ी सी कहानी इनके बारे में जानते हैं कि ही लॉस्ट हिज फादर एट द एज ऑफ ओनली 4 and move with his family to London। जब ये 4 साल के थे तभी इनके पिता गुजर गए, इन्होंने अपने पिता को खो दिया और अपने पूरे परिवार के साथ ये लंदन मूव कर गए, वहां जाकर के सेटल्ड हो गए। ठीक है, ही इज नोन फॉर हिज सेंसिटिव कंसर्न विद द वर्ल्ड ऑफ चिल्ड्रन। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है। देखिए, इनको ज्यादातर जाना जाता है, इनके सेंसिटिव कंसर्न, भावनात्मक जो इनका लगाव है, वो ज्यादातर बच्चों की दुनिया से इनका लगाव है। यानी कि ये मैक्सिमम जो भी इनकी पोइट्री पढ़िएगा, मैक्सिमम पोइट्री वो कहीं ना कहीं बच्चों से रिलेटेड है। अगर आप 50 मार्क्स की इंग्लिश पढ़ेंगे, आप पढ़ेंगे तो नहीं, लेकिन चाहो तो पढ़ सकते हो, तो पहले सिलेबस में था 50 मार्क्स की इंग्लिश अलग थी, तो उसमें एक पोएम पढ़ना था, बड़ा ही खूबसूरत पोएम था, इको। तो वहां पर भी यही उनके लेखक है, वाल्टर डिलामेयर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इनको जो है ना एक नाम से जाना जाता है, बड़ा प्यारा सा नाम है, चिल्ड्रंस पोएट। याद रखना, चिल्ड्रंस पोएट के नाम से ये प्रसिद्ध है पूरे वर्ल्ड में, वाल्टर डिलामेयर। अब बात करते हैं इनकी रचना की, तो खैर इनकी तो ढेर सारी रचना है, लेकिन अपने जो बुक में दिया गया है, एक रचना का नाम है सॉन्ग्स फॉर चिल्ड्रन और दूसरा का नाम है पिकक पाई। तो ये याद करने ना, रचनाओं से क्वेश्चन आता है। ठीक है, लास्ट में ये जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है कि इनको क्वीन एलिजाबेथ द्वितीय के द्वारा इनको ऑर्डर ऑफ मेरिट नाम का सम्मान दिया गया था 1953 में, इनके मौत से 3 साल पहले। जब महारानी एलिजाबेथ द्वितीय थी, इंग्लैंड की महारानी थे, उन्होंने इनको ऑर्डर ऑफ मेरिट, जो साहित्य में कवियों को और बड़े बड़े लेखकों को दिया जाता है, तो इनको भी ये 1953 में दिया गया था। तो ये थोड़ी सी इंफॉर्मेशन अपनी थी पोएट के बारे में। अब पूरी की पूरी कहानी लेके चलते हैं पोएम के बारे में, तो कृपया करके इतना नोट कर लीजिए, फिर हम लोग आगे मिलते हैं। तो आइए पोएम के पास चलते हैं कि क्या है कविता। ठीक है, बड़े अच्छे से देखेंगे इस पोएम को। यहाँ पे जो एन एपिटाफ होता है, एन एपिटाफ, इसका मतलब होता है बेटा समाधि लेख। समाधि लेख का मतलब होता है किसी की जो कब्र होती है, यहाँ साइड में देख लेना, यहाँ दिख रहा होगा। ठीक है,
किसी किसी की जो कब्र होती है ना, उस कब्र पे जो है, उसी कब्र पे ये बड़ा सा ऐसे सिंबल बना दिया जाता है, ऐसे कोई सिंबल रहता है। ये सिंबल इसमें भी हो सकता है, किसी भी आकार का हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं। और उस पर जो है ना कुछ बातें जो है लिख दी जाती हैं ये, और इसके बाद जो है उसका पूरा का पूरा ये कब्र रहता है, ठीक है। तो यही होता है एन एपिटाफ। क्या होता है? एन एपिटाफ, एक समाधि लेख। तो कभी जो है जरा सा समझना ध्यान से, एक ऐसे टॉम्ब की बात कर रहा है, इसको हम लोग टॉम्ब भी कहते हैं या ग्रेव भी कह सकते हैं, जिसमें बहुत ही खूबसूरत महिला पड़ी हुई है, मृत्यु को प्राप्त है, वो लेटी हुई है, ठीक है। उस खूबसूरत महिला की खूबसूरती का बखान करते ही करते हैं, और साथ ही साथ ये जो दुनिया में परागमन की प्रक्रिया है, ट्रांजिटोरीनेस जिसको कहा जाता है, कि जो आया है वो जाएगा, नथिंग इज परमानेंट इन दिस वर्ल्ड। कभी इसके बारे में बात करते, कुछ भी इस दुनिया में परमानेंट नहीं है, सब कुछ टेम्पररी है। चाहे वो हम हैं, चाहे वो आप है, चाहे ये सुंदरता है, चाहे आपकी सुंदरता है, या कोई भी कष्ट है, कोई पीड़ा है, कोई खुशी है, नथिंग इज परमानेंट, एवरीथिंग इज टेम्पररी। आज है कल खत्म होगा, बट डेथ फिक्स है, इनएविटेबल है। तो ट्रांजिटोरीनेस को लेकर के भी कभी कहते हैं, बड़ी खूबसूरत महिला है, उसकी बखान करते हैं। और जरा ध्यान से देख लेना, ठीक है, अच्छे से, बड़ी शानदार कविता। देखो पोएम तो बड़ी छोटी है, लेकिन इसका सेंस बहुत ही गहरा है, ठीक है। कहते हैं कभी कि हियर लाइज मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी, हियर लाइज, यहां देखना, ये वाला लाइन जो है ना बेटा, ये एग्जाम में अपना पूछ चुका है। जानते हैं कहां से क्वेश्चन बना दिया था? क्वेश्चन बना दिया था इसी आर्टिकल से। देखो जनरली हम लोग क्या पढ़ते हैं कि कहीं भी, जनरली मैं बात कर रहा हूं, कहीं भी अगर सुपरलेटिव डिग्री होता है, हालांकि आगे जब हम लोग डिग्री वाला आप चैप्टर देखोगे तो वहां समझ में आ जाएगा, यहाँ हम लोग जनरली द का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन कभी नहीं यहाँ ए का इस्तेमाल किया है। इसके पीछे राज क्या है? कभी यहाँ ए का मतलब क्या होता है? अगर आप ग्रामर ठीक ठाक जानते हैं तो ए एन का मतलब होता है एनी वन। एनी वन का मतलब कोई एक, कोई एक, एनी अलग है, वन अलग है, इसका मतलब है कोई एक। और हम, और अब मैक्सिमम जो है, अब बच्चे क्या पढ़ते हैं, एन मतलब एक, समझे? एक नहीं बेटा, कोई एक, इनडेफिनिट आर्टिकल है ना। तो कभी शुरू में कहता है कि हियर लाइज मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी, इस टॉम्ब में, इस ग्रेव में एक बहुत ही सुंदर महिला पड़ी हुई है। लाइट ऑफ ए स्टेप एंड हार्ट वॉज सी। खूब ध्यान से समझना, यहां जो प्यारा सा शब्द लिखा है, लाइट ऑफ ए स्टेप एंड हार्ट, इसका मतलब होता है कि किसी को हैबिट हो इधर उधर जाने की, बिना किसी कमिटमेंट की, बिना किसी, बोल सकते हैं, सुने ना जी, एक बार जो मैंने कमिटमेंट कस दी, ठीक है, तो फिर मैं, सुने हो ना ये डायलॉग, तो बिना कमिटमेंट का अगर कोई इधर उधर भटकता है, चंचल जिसको कहते थे, इंग्लिश में एक फ्रेज है, लाइट ऑफ स्टेप एंड हार्ट, इसका मतलब होता है इन द हैबिट ऑफ मूविंग हियर एंड देयर विदाउट एनी कमिटमेंट। ओके, तो महिला कैसी थी? तो लाइट ऑफ स्टेप हार्ट वाज सी, महिला एकदम चंचल महिला थी, जिधर मन उसको जाता था, जिधर मन वो घूमती थी, बिल्कुल बिल्कुल समझ रहे, फ्री माइंड होकर के चंचल थी, घूमते रहती थी। आई थिंक, मुझे लगता है, शी वॉज द मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी। अब यहां उन्होंने द लगा दिया, ये उन्होंने डेफिनेट कर दिया कि ये जो महिला है, ये बहुत ही खूबसूरत महिला है, बहुत ही लाजवाब सुंदर महिला है, इतनी सुंदर दैट एवर वाज इन द वेस्ट कंट्री। याद रखना, यहां से भी एडजेक्टिव पूछता है कि वेस्ट कंट्री में थी, कि ईस्टर्न कंट्री में थी, कि साउथ कंट्री में थी, तो वेस्ट कंट्री, पश्चिमी देश में ऐसी महिला दैट वाज एवर, कभी हुई ही नहीं। ये जो महिला है, ये जो सुंदर महिला जो ग्रेव में, जो टॉम्ब में लेटी हुई है, ऐसी महिला अभी तक पूरे वेस्टर्न कंट्री में पैदा ही नहीं हुई, उत्पन्न ही नहीं हुई। लेकिन अब बात करते हैं, चलो आ जाओ। बट ब्यूटी वेनिसेस, ब्यूटी पासेस। इस वेनिस का मतलब होता है खत्म हो जाना, पासेस का मतलब होता है गुजर जाना। याद रखना, वेनिस का मतलब होता है गुजर जाना, खत्म हो जाना, और पास का मतलब गुजर जाना। तो कभी कहते हैं लेकिन सुंदरता जो है ना, ये गुजर जाती है, ये खत्म हो जाती है, बर्बाद हो जाती है। तो कुछ लोग ये समझते हैं
कि अगर प्रॉपर टेक केयर करें, लिपाई पुताई करें ना जी, ब्यूटी पार्लर का चक्कर ज्यादा लगाए, ढेर सारे कॉस्मेटिक का इस्तेमाल हम लोग करें, कौन कौन सा आलतू फालतू क्रीम आता है, लड़कों सब कम नहीं, वो सब फेयर हैंडसम है, फेयर लवली उबली कौन कौन सा क्रीम है वो भी लगा करके समझता है कि चलो भाई इस सुंदर सा चेहरा को चमकार करके देखें। लेकिन बेटा ऐसा कुछ नहीं है, सब कुछ बर्बाद हो जाएगा, एक ना एक दिन खत्म हो जाएगा, ठीक है, ध्यान देना। बट ब्यूटी वेनिसेस इन ब्यूटी पासेस, सुंदरता जो है बर्बाद हो जाती है, खत्म हो जाती है, गुजर जाती है। हाउएवर, कितना भी रेयर इट बी, ये कितना भी दुर्लभ क्यों ना हो, आप कितनों सुंदर हो जाइए, कितनों सुंदर हो जाइए भाई, दुनिया की विश्व सुंदरी आप हो जाइए, ब्रह्मांड सुंदरी हो जाइए, लेकिन ये सुंदरता वैनिश कर जाती है, पासिस कर जाती है, ठीक है। चूंकि हमने शुरू में ही कहा क्या, नथिंग इज परमानेंट, कुछ भी परमानेंट नहीं है। आगे कभी कहते हैं कि व्हेन आई क्रम्बल, क्रम्बल का मतलब होता है बेटा डाई, यानी कि मर जाना। कभी कहते हैं कि जब मैं मर जाऊंगी, पूरा का पूरा कंडीशनल सेंटेंस, अगर आप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस वाला वीडियो देखे होंगे तो समझ में आ जाएगा। व्हेन आई क्रम्बल, जब मैं मर जाऊंगा। हु विल रिमेंबर, कौन याद करेगा भैया, दिस लेडी ऑफ द वेस्ट कंट्री, दुनिया से पूछते हैं, एक मैं ही हूं जो इस महिला को, इस सुंदर महिला को याद करता हूं। जब मैं ही मर जाऊंगा तो इस दुनिया में कौन याद करेगा, इसको याद करने वाला कोई भी नहीं है मेरे सिवाय। और यहीं पे कविता को कर देते हैं समाप्त। आई होप मजा आ गया होगा। बड़ी छोटी सी कविता है, सेंस बहुत बड़ा है। दो चीजों की बात कवि करते हैं, एक कि डेथ आना ही आना है सभी को, दूसरी नथिंग इज परमानेंट इन दिस वर्ल्ड। ट्रांजिटोरीनेस की बात करते हैं कि सुंदरता जो है आप परमानेंट नहीं रख सकते हैं, कितना भी ध्यान दे दीजिए, ये बचने वाला बिल्कुल भी नहीं है। तो इसलिए इसका थीम बहुत गहरा है, याद रखना, दुनिया में कुछ भी परमानेंट नहीं है, ठीक है। तो कष्ट भी आए तो सोच लेना कुछ भी परमानेंट नहीं है। तो थैंक यू वेरी मच, होप की पोएम समझ में आया होगा और लाइफ टाइम भी आप नहीं भूलेंगे। और अगली वीडियो के लिए बने रहिए, और अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, ठीक है ना, इसमें कोई खर्चा पानी नहीं है। चलो बाय, मिलते हैं अगली वीडियो में।